नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार RS ट्रिक परिवार में। और हम लिख रहे हैं राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसमें से आज करेंगे छठे पेपर के पूरे 50%, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित या रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 के जवाब आपको पहले ही देने होंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया आपकी स्क्रीन पर। मैकबेथ किताब किसने रची थी? मैकबेथ किताब के रचनाकार कौन थे? मेगास्थनीज, नेल्सन मंडेला, शेक्सपियर या अरविंद एडिगा? तो कौन थे? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। शेक्सपियर की रचना मैकबेथ। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन में मेगास्थनीज दिया गया, जो भारत आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक की रचना की थी। कौन सी पुस्तक की रचना की थी? इंडिका पुस्तक की रचना की थी। उसमें भारत की राजनीतिक और सामंती प्रथा का विवरण था, सामाजिक प्रथा का। और इंडिका की तुलना की गई है। इंडिका पुस्तक की तुलना चाणक्य की अर्थशास्त्र से की गई है। किस पुस्तक से की गई? अर्थशास्त्र पुस्तक से की गई है। और अर्थशास्त्र के लेखक थे आचार्य चाणक्य। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 18, 20, 25, 30। तो पहले वोट देने की उम्र 1989 से पहले वोट देने की उम्र हुआ करती थी 21 वर्ष। परंतु 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उस समय वोट देने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर कर दी थी। कितनी? 18 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। वोट देने की न्यूनतम आयु वर्तमान में कितनी है? 18 वर्ष है। और कब की गई है? 1989 में की गई थी। उससे पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी। और किस संविधान संशोधन के तहत की गई? तो 61वें संविधान संशोधन के तहत की गई। और उस समय प्रधानमंत्री कौन था? राजीव गांधी था। ठीक है, 25 वर्ष है जो कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र है 25। विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? 25 वर्ष। 30 वर्ष राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष निर्धारित की गई। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र दी गई है, वो 35 वर्ष है। ठीक है, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन दिया गया, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? असम, बिहार, पश्चिम बंगाल या झारखंड? तो कहाँ पर स्थित है? असम के एक शहर गुवाहाटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? असम में। आरटीआई का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता का अधिकार, वोट देने का अधिकार, सूचना का अधिकार या इनमें से कोई नहीं? तो आरटीआई की फुल फॉर्म होती है राइट टू इन्फॉर्मेशन, अर्थात सूचना का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। उरी कौन से राज्य में? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, पंजाब या गुजरात? तो कौन से राज्य में? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। उरी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, आबिद हसन सप्रानी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। जय हिंद का नारा आज़ाद हिंद फौज के लिए सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। परंतु सर्वप्रथम जय हिंद का नारा किसने लिखा था? आबिद हसन सप्रानी, एक भारतीय क्रांतिकारी ने लिखा था। परंतु यहाँ पर राइट आंसर आपकी सभी पुस्तकें सुभाष चंद्र बोस को ही मानती है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने ही इस नारे को जनता में प्रचलित किया था। और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही वास्तविक रूप से दिया था, परंतु सर्वप्रथम आबिद हसन सप्रानी ने जय हिंद का नारा लिखा था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर, साबरमती, बारडोली या पठानकोट? कहाँ पर हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के एक शहर अमृतसर में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। और इस घटना का मुख्य जिम्मेदार कौन था? प्रमुख जिम्मेदार जनरल डायर था। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन, हेग, न्यूयॉर्क या वाशिंगटन? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यूएनओ का मुख्यालय लंदन में है। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? मत्स्य पालन, कृषि, व्यापार या पशुपालन? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। आपकी पुस्तक में कृषि दिया गया, परंतु कृषि नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा व्यापार। ठीक है, कृषि और पशुपालन वैदिक सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। किन लोगों का? वैदिक सभ्यता के लोगों का। ठीक है, पशुपालन और कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। और सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी या नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा? जोजिला, नाथुला, रोहतांग या मानदरा? तो कौन सा दर्रा जोड़ता है श्रीनगर को लेह से? जो दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, जोजिला दर्रा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नाथुला दर्रा और जलियापला दर्रा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और मानदरा है उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है,
डार्क किस महाद्वीप से संबंधित है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या उत्तरी अमेरिका। तो किस महाद्वीप से संबंधित है? डार्क अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चिल्का झील किस राज्य में? ओडिशा, गुजरात, राजस्थान या केरल। तो चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ओडिशा में। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झीलों में से एक है। कौन कौन सी दो झीलें भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? एक चिल्का झील उड़ीसा की है और दूसरी राजस्थान की है। राजस्थान में स्थित झील सांबर झील है और सांबर झील में सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है। भारत का 8% नमक है जो कि सांबर झील में उत्पादित होता है और हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड कंपनी द्वारा यह नमक उत्पादित किया जाता है। टिहरी बांध किस नदी किनारे स्थित है? सतलुज, कावेरी, भागीरथी या कृष्णा नदी। तो किस नदी किनारे स्थित है? टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? सुषमा स्वराज, सुमित्रा महाजन, अरुण जेटली या ओम, इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला। और किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद है? तो कोटा लोकसभा क्षेत्र, कोटा राजस्थान से सांसद है ओम बिड़ला। तो इन ऑप्शनों में नहीं दिया गया, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला है। ठीक है। भारत का प्रथम खिलाड़ी जिसने टेस्ट मैच में तीसरा शतक लगाया था कौन था? सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग या विराट कोहली। तो कौन थे वो जिन्होंने तीसरा शतक लगाया था? वीरेंद्र सहवाग थे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये थे हमारे जीके के 15 क्वेश्चन। अब चलेंगे हम साइंस के प्रश्नों की ओर। विज्ञान का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बर्फ का घनत्व पिघलने पर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, घट जाता है या अपरिवर्तित रहता है या कुछ नहीं होता है? क्या होता है? तो यदि बर्फ पिघलती है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। पानी का क्वथनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस या इनमें से कोई नहीं। तो पानी का क्वथनांक कितना होता है? जब पानी उबलना लगता है, भाप बनकर उड़ने लगता है, तो कितना क्वथनांक होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और पानी जमता किस तापमान पर है? 0 डिग्री सेल्सियस पर है। और 4 डिग्री सेल्सियस पानी का सर्वाधिक घनत्व होता है। सबसे अधिक घनत्व किस तापमान पर रहता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी, मेमोलॉजी, फाइकोलॉजी या हर्पेटोलॉजी। तो सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। विद्युत का अर्धचालक कौन है? सिलिकॉन, सल्फर, हीरा या ग्रेफाइट। तो इनमें से कौन सा विद्युत का अर्धचालक है? सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आदर्श गैस का समीकरण क्या है? पीवी बराबर आर टी, पीवी बराबर एन आर, पी बराबर आर टी, पीवी बराबर एन आर टी। तो आदर्श गैस का समीकरण क्या होगा? पीवी बराबर एन आर टी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। एक तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा? यदि न्यूट्रॉन की संख्या 11 तथा प्रोटॉन की संख्या 21 हो तो प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक और उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या हमेशा बराबर होगी। तो जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वही परमाणु क्रमांक होगा, जो परमाणु क्रमांक होगी वही प्रोटोनों की संख्या होगी। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी दी गई? 21 है, तो उसका परमाणु क्रमांक भी क्या होगा? 21 होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है। तिलचट्टे के शरीर के कितने भाग होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। समस्थानिक ऐसे नाभिक होते हैं जिसमें प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। पी-एन जंक्शन डायोड का प्रयोग होता है। पी-एन जंक्शन डायोड का प्रयोग कहाँ होता है? संसूचक परिपथ में, परिशोधन डायोड या सिग्नल डायोड या इन सभी में। तो पी-एन जंक्शन डायोड का प्रयोग इन सभी में होता है। संसूचक परिपथ में भी होता है, परिशोधन में भी होता है और सिग्नल डायोड में भी होता है, सभी में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। आवृत्ति का मात्रक का क्या? वोल्ट मीटर, बैरोमीटर, हर्ट्ज या ओम। तो आवृत्ति किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है। एक अश्व शक्ति में कितने वोट के बराबर होती है? एक अश्व शक्ति में हॉर्स पावर में कितने वोट होते हैं? 746 वोट होते हैं। कितने वोट होते हैं? 746 वोट होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में मिस प्रिंटिंग दी गई है। 764 ना होकर कितने होते हैं? 746 होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, परंतु 764 नहीं होगा, यहाँ पर 746 होगा। दो समान भार दिया गया। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग। भार वस्तु 2 वेग तथा 3 वेग से चल रही है तो इनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? जब समान भार वाली वस्तुओं का वेग दिया गया हो या वेग का अनुपात दिया गया हो तो उसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? इनके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। और इनके वर्गों का अनुपात क्या होगा? 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। और 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होगा। तो इनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना होगा? 4:9 होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक या बोर। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और थॉमसन ने किसकी खोज की थी?
इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे टॉमसन ने और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। इसका एक सूत्र है आसान सा, किस प्रकार, जैसे एक एक लाइन लिखनी है आपको, ईंटा पर नाचे, ठीक है, ईंटा पर नाचे, एक लाइन याद रखनी, ईंटा पर नाचे। ए का हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और खोज किसने की थी, जे टॉमसन ने, ठीक है। पर का हो जाएगा प्रोटॉन और खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने, ठीक है। नाचे का न्यूट्रॉन और खोज किसने की थी, चैडविक ने, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या, जूल, जूल प्रति सेकंड, न्यूटन प्रति मीटर या फुट पाउंड। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, टाइफाइड, बेरी घेंगा या स्कर्वी। तो कौन सा रोग होगा, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, और घेंगा रोग आपका आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के 15 क्वेश्चन करेंगे। साइंस के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो गणित का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, x/2 माइनस x/3 बराबर 4 है, तो x का मान क्या होगा। यहाँ पर x दिया गया, मिस प्रिंटिंग से लिखा नहीं गया। तो क्या दिया गया, x/2 माइनस x/3 बराबर 4 दिया गया। हमें क्या करना, x का मान ज्ञात करना। तो किस प्रकार करेंगे, सर्वप्रथम इन्हें सरल करते हैं। तो 2 और 3 का क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, और 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 6 में जाएगा 3 बार, और माइनस 3x, और माइनस हो जाएगा 3 का भाग 2 बार जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 4। अभी इन्हें आगे लिख लेते हैं। किस प्रकार, कितना आया हमारे पास, 3x माइनस 4x, सॉरी 2x, 3x माइनस 2x/6 ये आया था। 2 का भाग 3 बार और 3 का भाग 2 बार, ठीक है, बराबर कितना आ गया, 4। अब 3x में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा, x, और ये 6 इस तरह भाग में पक्षांतरण करेंगे तो गुणा में, 4 से 6 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24, ठीक है। तो x बराबर 24, x का मान कितना आ गया हमारे पास, 24 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग हमेशा हमेशा के लिए क्या होता है, धनात्मक होता है। किस प्रकार होता है, जैसे एक कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक लेते हैं, जैसे -7 लिया हमने। अब इसका हमें करना वर्ग करना है, यानी इसे 2 बार करना, -7 गुणा -7। तो यह भी माइनस का, यह भी माइनस का, माइनस और माइनस गुणा ओके क्या होता है, प्लस होता है, धनात्मक होता है। तो हमेशा के लिए क्या होता है, धनात्मक होता है। और इसका घन हमेशा ऋणात्मक होता है। घन किस प्रकार होता है, इसे 3 बार गुणा करना पड़ता है घन में, तो एक बार और -7 लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस गुणा करके क्या हो जाएगा, प्लस, और फिर प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो घन हमेशा ऋणात्मक होता है और वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। और एक उदासीन पूर्णांक का वर्ग कर दो, घन कर दो, कुछ भी कर दो, हमेशा मान शून्य आएगा, क्योंकि उदासीन पूर्णांक होता ही एकमात्र शून्य ही है। एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। तो 1/2 गुणा आधार दिया गया 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई 8 सेंटीमीटर। 2 से 8 को कितनी बार काटेंगे, 4 बार, 4 को 5 से गुणा किया 5 के 20, 20 को 1 से किया तो 20 एकम 20। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 20 वर्ग सेंटीमीटर होगा उसका क्षेत्रफल। यदि किसी वर्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, तो उस वर्त की त्रिज्या क्या होगी। तो वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 154। तो पाई का मान होगा 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154, ठीक है। अब हमें क्या कर सकते हैं, हम इन्हें काट भी सकते हैं। कैसे काटेंगे, जैसे 22 को काटेंगे 154 से कितनी बार काटेंगे, 22×7 7 बार काटेंगे। अब ये 7 यहाँ पर भाग में दिया गया, पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, आर स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, 7 इंटू यह इधर वाला 7 जाएगा, ये भी गुणा में। तो अब हमें क्या करना, 7 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49। और ये स्क्वायर हटाने के लिए सामने वाली संख्या का हम क्या करते हैं, हमेशा वर्गमूल निकालते हैं। तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो r बराबर 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 7 मीटर उसकी त्रिज्या होगी, ठीक है। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वर्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करो। वर्त का व्यास दिया गया तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, व्यास पूरा होता है जबकि त्रिज्या आधी होती है, ठीक है। तो 42 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितनी होगी, 21 सेंटीमीटर। अब पूछा कि परिधि तथा क्षेत्रफल, परिधि का सूत्र होता है 2πr, वर्त की परिधि का सूत्र 2πr होता है। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू r का मान कितना हो जाएगा, 21, 42 का आधा 21, 7 से कितनी बार कटेगा, 3 बार,
ठीक है। 22 को 3 से गुणा किया कितना आ जाएगा 66, और 66 दूने कितने होते हैं 132, तो उसकी परिधि आएगी 132। तो 264 वाला तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन ये तो नहीं होगा। अब हमें देखना है उसका क्षेत्रफल कितना। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बाई का मान होगा 22/7, आर का मान 42 का आधा 21, स्क्वायर दिया गया तो 2 बार लिख दो। 7 से 21 कटेगा 3 बार, 21 को 3 से गुणा किया 21 3 कितने होते हैं 63, 63 को हमें करना 22 से गुणा, 63 को 22 से गुणा करेंगे तो 22 इंटू 63। ठीक है, तो 22 दिए कितने होते हैं 22 दिए 66 के 6, 22 छक्के 132, 132 और 6 कितने होंगे 138, तो कितने हो गए यहाँ पर आ गए 1386। तो उसका क्षेत्रफल 1386 है और परिधि 132 है, तो 132 1386 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी तीनों किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं तथा ए व सी उसे 15 दिन में करते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को करेगा कितने दिन में करेगा ये पूछ रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी एक कार्य को करते हैं 10 दिन में, तो इसे उल्टा लिखना है। यदि कार्य दिया गया है तो उल्टा लिखना, एक कार्य को 10 दिन में करते हैं। ठीक है, तो 1/10 लिखना। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ए व सी ए प्लस सी उस कार्य को कर रहे हैं 15 दिन में, तो 1/15 लिखना है। अब हमें बी का ज्ञात करना, तो 3 पहले 3 का दिया था, अब 2 का दिया गया, तो 3 में से 2 का घटाएंगे तो 1 का बच जाएगा। ठीक है, यही होता है सूत्र। तो हम क्या करेंगे 1/10 में से 1/15 को घटा देंगे तो बी का आ जाएगा। तो किस प्रकार घटाएंगे 1/10 माइनस 1/15। ठीक है, 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 15 और 10 का आएगा 30। कैसे आएगा, क्योंकि 30 से छोटी कोई संख्या नहीं जिसमें 10 और 15 दोनों का भाग जाता है। 30 में दोनों का भाग जाता, 10 का भी जाता 15 का भी जाता, तो 30 ले लिया हमने। 10 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 को 1 से गुणा किया तो 3, माइनस 15 का भाग 2 बार, और 2 को ऊपर वाले 1 से गुणा किया 2, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 1/30। तो जब हमने हमारे पास 10 था तो क्या लिखा 1/10, 15 था तो कितना लिखा 1/15, अब 1/30 है तो कितना होगा 30। तो बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा 30 दिन में करेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कमरे की चौड़ाई 6 मीटर, लंबाई 10 मीटर तथा ऊंचाई 5 मीटर है। यदि दीवार पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट करना है तो कुल व्यय क्या होगा। तो कमरा निश्चित रूप से एक घनाभ की आकृति है, क्योंकि जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीज़ें दी हुई होती है ना, वो हमेशा के लिए घनाभ होता है। और घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसकी दीवारों पर पेंट करना है, यानी उसका 2 भाग फिर से घटाना। कौन सा, एक तो छत वाला घटाना, छत पर पेंट नहीं करते हैं, एक नीचे के फर्श पर भी पेंट नहीं करते, केवल दीवारों पर पेंट करते हैं। तो छत और फर्श का घटाना और उसको करना गुणा किससे 10 से, उत्तर आ जाएगा। किस प्रकार आएगा, घनाभ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई प्लस इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू, पहले लंबाई और चौड़ाई को गुणा करना है। ठीक है, फिर क्या करना है, लंबाई चौड़ाई हो गई, उसके बाद में चौड़ाई और ऊंचाई को करना। ठीक है, चौड़ाई ऊंचाई हो गई, अब ऊंचाई को किसके साथ करना, फिर से लंबाई के साथ करना, इस प्रकार गुणा करना। ठीक है, लंबाई को चौड़ाई से, चौड़ाई को ऊंचाई से और ऊंचाई को लंबाई से, तीनों को आपस में गुणा करवाना और फिर उन्हें 2 से गुणा करवाना, घनाभ का क्षेत्रफल आ जाए। क्या होता है सूत्र 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, यह होता है घनाभ का सूत्र। तो 2 इंटू लंबाई को चौड़ाई से गुणा करवाना, लंबाई कितनी दी गई 10 और चौड़ाई कितनी दी गई 6, तो 10 को 6 से गुणा करवाया तो कितना आ जाएगा 60, प्लस चौड़ाई को ऊंचाई से, ठीक है चौड़ाई 6 और 5, 6 को 5 से गुणा करवाया तो कितना हो जाएगा 30, प्लस ऊंचाई को करवाना लंबाई से 5 है और लंबाई 10 है, 5 को 10 से गुणा करवाया तो कितना हो जाएगा 50। ठीक है, अब इन्हें जोड़ लो, 60 और 30 कितने होते हैं 90, 90 और 50 कितना हो गया 140, 140 को 2 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 140 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 280। तो 280 आया हमारे पास घनाभ का कुल क्षेत्रफल, कितना आया 280। परंतु हमें 280 पर कलर नहीं करना, कलर केवल दीवारों पर करना, छत पर कलर नहीं करना, नीचे के फर्श पर कलर नहीं करना। तो छत का क्षेत्रफल क्या होता है, छत में लंबाई होती है चौड़ाई होती है ऊंचाई नहीं होती, तो क्या होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, 6 इंटू 10, एक आयत का क्षेत्रफल यह हो जाएगा 60 और नीचे का फर्श भी आयताकार है, इसमें भी लंबाई और चौड़ाई छत के बराबर ही होती है, तो 6 इंटू 10 बराबर 60, दोनों का कितना हो जाएगा 120। अब 120 को घटा देना, कुल क्षेत्रफल कितना आया था हमारे पास 280, 280 में से 120 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 160,
अब 160 वर्ग मीटर पर क्षेत्र पेंट करना है और 1 वर्ग मीटर पर कितने रुपए लगते हैं 10। तो 160 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक जीरो आगे जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 1600। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कुल रुपए कितना लगेगा, 1600 रुपये लगेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 की घात 4 इंटू 9 की घात 4 का मान होगा। ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना, जब आधार सेम दिया गया, जैसे 9 की घात 4 इंटू 9 की घात 4, ये प्रश्न हमारे यहाँ पर आधार देखिए, इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है। जब दोनों संख्याओं में आधार सेम है तो घातें आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। 4 और 4 कितनी हो जाएगी 8, तो कितना हो जाएगा 9 की घात 8। यहाँ पर कोई दूसरी संख्या होती है, जैसे 7 की घात 5 इंटू 7 की घात 8, ये दिया हुआ होता तो भी क्या करते हैं हम, यहाँ पर भी 7 है यहाँ पर भी 7 बराबर है तो दोनों जोड़ देते, 8 और 5 कितने हो जाएंगे 13, 7 की घात 13, इस प्रकार हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 9 की घात 8। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 9 की घात 8। यदि 140 का 30% बराबर 840 का x% हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, 140 का 30% निकालना, वो 840 का कितना परसेंट होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, 140 का 30% किस प्रकार निकाल, 140 इंटू 30% निकालना तो 100 का भाग देना। ठीक है, परसेंट दिया गया यहाँ पर तो 100 का भाग देना। ठीक है, 0 से 0 30% दिया गया, 0 से 0, 14 को 3 से गुणा करेंगे, 14 थे कितने होते हैं 42। तो 140 का 30% कितना हो गया 42। अब ये पूछ रहा है कि ये 840 का x% यानी ये कितना परसेंट है 840 का, ताकि x का मान आएगा तो 42 है। और किसका परसेंट पूछ रहा है 840, कुल पूर्णांक दिया गया उसका 840 और परसेंट निकालना तो 100 से गुणा करना। उसमें क्या दिया गया था 30% दिया गया था तो 100 का भाग दे दिया, परसेंट का निशान था, इसमें परसेंट का निशान नहीं। ठीक, अब क्या करेंगे 0 से 0 को काट देंगे, 42 से यह कटेगा, 42 से कम 42, 42 दूने 84, 2 बार कटता है। अब 2 से 10 को कितनी बार काटेंगे 5 बार, तो हमारे पास केवल 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, तो वो कितना हो जाएगा 840 का 5% है तो x का मान भी कितना होगा 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 3x - 1 बराबर 20, तो x - 1 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3x - 1 बराबर दिया गया 20। अब ये 1 इस तरफ माइनस का पक्षांतरण करेंगे क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 3x बराबर 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21। अब 3 से 21 कितनी बार कटेगा 7 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। अब यह पूछ रहा है तो x - 1 यानी 7 - 1 कितना हो जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, इसका उत्तर कितना हो जाएगा 6 होगा। ठीक है, दी गई भिन्नों का सही अवरोही क्रम क्या होगा, 3/8, 5/11, 7/15 और 9/19। अब देखिए इन्हें सरल करते किस प्रकार करेंगे। सर्वप्रथम इन दो भिन्नों को देखते हैं, 3/8 और 5/11 को। ठीक है, इनमें से बड़ी कौन सी होगी, यहाँ पर 3/8 है और 5/11 है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इन्हें वज्र गुणा करवाते हैं। ठीक है, भिन्न को देखने के लिए 3 को 11 से गुणा करवाया कितना है 33। ठीक है, और 5 को 8 से गुणा करवाया कितना है 40। तो ये 5/11 निश्चित रूप से बड़ी है क्योंकि इसका मान ज़्यादा आ रहा है 40 आ रहा है, तो ये 5/11 बड़ी है। तो 3/8 तो पहले आ ही नहीं सकती क्योंकि पहले बड़ी वाली लिखनी है। तो 3/8 जिस ऑप्शन में वो कट हो जाएगा, जैसे इसमें 3/8 है ये भी कट हो गया, इसमें भी 3/8 पहले है ये भी कट हो गया। अब देखते हैं 5/11 और 7/15 में कौन सी बड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया 5/11 और 7/15। ठीक है, 7/15, तो इनमें देखिए तो 5 को 15 से गुणा किया कितना आएगा 75 और 7 को 11 से गुणा करते हैं 77। तो इसका मान ज़्यादा है तो 7/15 ज़्यादा आएगी। तो 5/11 भी पहले नहीं आ सकती क्योंकि ये 7/15 से छोटी है, तो यह भी कट हो गया। तो इसका उत्तर तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर डी आएगा, परंतु इन्हें हम हल करेंगे। अब क्या शेष रह गया 7/15 और ये लास्ट वाला 9/19 रह गया। तो 7/15 और 9/19 को भी देख लेते, 7/15 और 9/19 को देख लेते। ठीक है, 9/19। अब इन्हें गुणा करेंगे, 9 को 7 से गुणा करेंगे तो 19 सत्ते कितने होते 133 होते। ठीक है, 133, और 9 को 15 से गुणा किया 15 में कितने होते 135 होते। तो यह इसका मान बढ़ा तो ये बड़ी होगी। तो निश्चित रूप से सबसे बड़ी कौन सी आई हमारे पास 9/19 आई। ठीक है, 9/19 आई है सबसे बड़ी। उसके बाद में कौन सी आई है 7/15, 5/11 से बड़ी है तो 7/15 आई थी हमारे पास। ठीक है, उसके बाद में कौन सी आई 5/11 बड़ी है 3/8 से तो 5/11 आई, और बाद में कौन सी आई 3/8। तो यह संख्या निश्चित रूप से अवरोही क्रम में दी गई है और उसे आरोही में दी गई है, अवरोही में सेट करना तो इसे उल्टी करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, इनमें से कोई नहीं।
पर्सन चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया पहले कोष्टक हल करना, हमें बोर्ड मास के नियम के अनुसार कोष्टक को हल करेंगे। ठीक है, 12 और 12 कितने होते हैं 24, 24 और 12 कितने होंगे 36, 36 और 12 कितने होते हैं 48। ठीक है, 48। अब गुणा 12, कोष्टक खोलेंगे तो गुणा 12 बराबर दिया गया 48। तो सभी संख्या गुणा में दी गई है तो आपस में काट भी सकते हैं, 48 से 48 को काट देंगे। ठीक है, तो कितना शेष बचेगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा, 12 को 12 से गुणा किया तो कितना आएगा 144। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 6:3 समानुपात x अनुपात 4 हो। यदि अनुपात समानुपात का सूत्र है तो हम क्या करते हैं, आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। आंतरिक पद कौन से होते हैं, x और 3 होंगे जो अंदर रहते हैं, और बाह्य कौन होंगे जो बाहरी किनारों पर रहते हैं, 6 और 4। तो 3x हो जाएगा, x और 3 को गुणा करेंगे, आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल 6 × 4। 3 से काट सकते हैं, 6 को कितनी बार कटेगा 2 बार, और 2 को 4 से गुणा किया कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। x और y का HCF व LCM 3 और 105 है। यदि x प्लस y 36 है तो x बटे 1/x प्लस 1/y। 1/x और 1/y का मतलब है इनके उल्टे का, अर्थात व्युत्क्रम का योग पूछ रहा। और जब किसी भी संख्या का जब व्युत्क्रम का योग पूछ रहा होता है तो हमें क्या करना, उसके योग में उसके गुणनफल का भाग देना। ठीक है, तो उसका योग कितना हमारे पास है 36, और उसका गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, उसके HCF और LCM का गुणनफल करना होता है। ये एक सूत्र होता है कि दो संख्याओं का जब हम गुणनफल ज्ञात करते हैं तो उसके HCF और LCM का गुणनफल कर दो। HCF और LCM का गुणनफल 3 और 5 का गुणनफल कितना होगा, 3 को 105 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 3 को 105 से गुणा करेंगे तो 315 हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हें काट कर हम सरल कर सकते हैं। किस प्रकार करेंगे, इसे 3 से काट सकते हैं, 2 से तो नहीं कटेगा। 3 से यह कटेगा 12 बार, 12 × 36, और यह कितनी बार कटेगा 3 से, 3 × 1 = 3, फिर नहीं कटेगा तो 5 × 3 = 15, 105 बार। अब इसे भी हम 3 से काट सकते हैं, कितनी बार कटेंगे, 3 से ये 4 बार कटेगा, और यह कितनी बार कटेंगे 35 × 105, तो 35 बार कटेगा। तो 4/5 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब इसके योग में गुणनफल का भाग क्यों दिया हमने, यह बात आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, क्यों दिया, जैसे 1/x प्लस 1/y है तो हम इसे सरल करेंगे, 1/x प्लस 1/y। तो क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या लेंगे, जब दोनों अलग अलग है तो इनका गुणनफल कर देंगे, x y, यह आ गया इसका गुणनफल। अब x से x कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा y, प्लस y से y कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा x। तो y प्लस x/xy ये योग हो गया, ये गुणनफल हो गया, इसीलिए हमने योग में गुणनफल का भाग दिया। तो जब दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग पूछ रहा होता है तो हमें क्या करना, उसके योग में उसके गुणनफल का भाग देना, ये ध्यान रखना, इतनी कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यदि एक मशीन 420 बोतल 3 घंटे में भरती है तो 5 घंटे में कितनी भरेगी। तो 420 बोतल वो 3 घंटे में भरती है तो 1 घंटे में कितनी भरेगी वो देखना। तो 420 में 3 का भाग देना, कितनी भरेगी 1 घंटे में 140 बोतल भरेगी। ठीक है, तो 5 घंटे में कितनी भरेगी। ठीक है, यह 3 से कट जाएगा, 14 × 3 = 42, तो 140 बोतल भरेगी, और 5 से गुणा करेंगे 140 को, तो 14 × 5 कितने होते हैं 70, आगे 1 0 उतार दो, कितना हो जाएगा 700। तो 5 घंटे में वो 700 बोतल भरेगी, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यह थे 15 गणित के क्वेश्चन। अब करेंगे हम 5 रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रीजनिंग के क्वेश्चन, रीजनिंग का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है। यानी इसमें कुछ अलग अलग क्रम से दिए गए और एक उनसे अलग है। जैसे यहाँ पर दिया गया 9 में से 1 घटाया 8 किया है। ठीक है, उसके बाद में 529 किया, 9 को कितने से गुणा किया कुछ से। ठीक है, यह तो नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं दूसरा, इसमें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ये इसे छोड़ दो एक बार। दूसरे में पहले 9 दिया गया, फिर 27 दिया गया, फिर 81 दिया गया, कुछ संबंध है इसमें। जैसे 9 को हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 27, 27 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 81। हाँ, एक संबंध तो पकड़ी जा, क्योंकि पहले को 3 से गुणा किया फिर उसे और 3 से गुणा किया। अब आगे देखते, 3 है, 9 है, 27, 3 को 3 से गुणा करते हैं, इससे आता है कि 3 को 3 से गुणा किया कितना आएगा 9, और 9 को 3 से गुणा करते हैं तो 9 3 27 आता है। आगे वाले में भी देखें, 6 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा 18 आएगा, सही है। 18 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 54 आएगा। तो ये तीनों एक जैसे है,
परंतु इसमें कुछ अलग है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ए सही नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, 43, 34 कुछ खालिस्तान दिया गया, फिर 22, 19, 18 इस प्रकार दिया गई, एक सीरीज दी गई। तो इनमें संबंध देखना हमें, जैसे पहले 54 दिया गया, उसमें 43 दिया गया, तो पहले हम अंतर देखते हैं। जैसे 54 में से 43 घटाएंगे तो कितना का अंतर है, 7 का अंतर है। ठीक है, सॉरी 11 का अंतर है। फिर 43 में से 34 को घटा रहे हैं तो कितने का अंतर आ रहा है, 9 का अंतर है। तो अंतर में 2 घट रही है। इधर वालों में भी देखते हैं, जैसे 22 में से 19 को घटाते हैं तो कितने का अंतर आता है, 22 में से 19 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा, 22 में से 19 घटाते हैं तो 3 का अंतर आता है, और उसमें से 19 में से 18 घटाते तो 1 का अंतर। इनमें भी 2 का अंतर, तो 2 का अंतर करके देखते हैं। 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7। 34 में से 7 घटाते हैं तो कितने आते हैं, 27। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 27 ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 होगा। पहले क्या घटाया, 11 घटाया, फिर 9 घटाया, फिर 7 घटाना, 5, 3। ठीक है, फिर 27 में से 5 घटाते हैं, 27 में से 7 में से 2 करे 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 22। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यदि मार्च वर्ष से संबंधित है, गर्मी किससे संबंधित, मार्च वर्ष में होती है तो गर्मी किस में होती है, ऋतुओं में होती है, सर्दी गर्मी वर्षा ये क्या होती है, सभी ऋतुएं होती है, तो ऋतु से संबंधित होगी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, 1250, 250, 50, 10 ये किस प्रकार संबंधित, जैसे 1250, 250 कुछ संबंध दिया गया, 250 का 1250 में भाग देकर देखते, 0 से 0, 25, 125 यानी 5 का भाग दिया गया, इसमें 5 का भाग दिया तो ये आया 250। अब 250 में 5 का भाग देते, 250 में 5 का भाग देंगे तो 25, 5 बार घटे 50, सही है। इसमें भी 5 का भाग दिया, 50 में 5 का भाग देंगे 10 आएगा, सभी को पता। अब 10 में 5 का भाग देना, 10 में 5 का भाग देते तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अब यह क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का दिया गया, बहुत ही आसान है, किस प्रकार सोल्व करेंगे हम इसे। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया कि राम एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहता है, राम कहता है एक फोटो की तरफ बता रहा है कि वह मेरे भाई के पिता, यानी भाई का पिता क्या हो गया, उसका खुद का पिता हो गया, मेरे भाई का पिता या मेरा पिता एक ही हो गया, तो वह मेरे भाई का पिता अर्थात मेरे पिता की इकलौती पुत्री, मेरे पिता की इकलौती पुत्री क्या हो गई, मेरी बहन हो गई, और मेरी बहन का बेटा है, यानी मेरी बहन का बेटा क्या हो गया, मेरा भांजा हो गया। तो राम के साथ उस फोटो के शख्स से संबंध होगा, तो राम उस फोटो वाले संबंध का क्या हो गया, हमने निकाला कि मेरी बहन का बेटा है, तो वो क्या होगा, भांजा होगा, राम उसका क्या होता है, मामा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, राम उसका क्या होगा, मामा होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे छठे पेपर के 50 क्वेश्चन। इसके अलावा हमने चौथा और पांचवा पेपर छोड़ दिया, क्योंकि इस राम सिंह यादव की पुस्तक का दूसरा और चौथा पेपर सेम है, और तीसरा और पांचवा पेपर हूबहू दिया गया है, तो उन पेपरों को आप किताब में जाकर देख सकते हो, वो एक ही समान है, तो इसके लिए दूसरा और तीसरा पेपर क्रमशः आप देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और ये सीरीज पूरे 50 पेपर तक चलती रहेगी, और रोजाना पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।